हेलो दोस्तों, आज हम लोग वायरिंग सब्जेक्ट में देखेंगे किस तरह के वायर होते हैं और बेसिक वायर सिस्टम क्या होती है। वायरिंग किस प्रकार के हो सकते हैं, उसमें किस प्रकार के टूल हम यूज़ कर सकते हैं और उसके जनरल जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वायर एंड वायरिंग सिस्टम। सबसे पहली बात ये है कि वायर और केबल में फ़र्क क्या है। इन जनरल हमारे मन में मैं हूँ या आप हैं, किसी के भी मन में एक बात ये आती है, जब मैं वायर कहता हूँ तो मुझे ये दिखता है और जब मैं केबल कहता हूँ तो मुझे ये दिखता है। तो हमारी प्रैक्टिस में जनरल प्रैक्टिस में हम लोग ऐसा ये बोलते हैं कि ये फर्स्ट जो दिख रहा है, ये हमारा वायर है जिसका इंसुलेशन बहुत ही पतला है और ये सेकंड दिख रहा है, ये हमारा केबल है। तो दोस्तों ये कांसेप्ट टेक्निकली बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायर का मतलब कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर को हम वायर कहते हैं। आप किसी भी परचेज़ के लिए कभी ले ले आओ, वायर ले आओ, केबल ले आओ, जो बोले वो ले आओ, लेकिन जब वो इंसुलेशन के साथ होगा, तब उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में वहाँ केबल ही लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए ये 1 mm स्क्वायर कॉपर है, तो इसे ऐसा बोलेंगे 1 mm कॉपर विथ कॉपर वायर, 1 mm पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये इंसुलेशन पीवीसी है और वहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में केबल लिखा होगा, 1 mm स्क्वायर पीवीसी इंसुलेटेड केबल विथ कॉपर कंडक्टर। तो ये वायर है दोस्तों, और ये भी वायर है, ये एल्यूमीनियम वायर है और ऊपर के दोनों है वो केबल है। टेक्निकल टर्म में हम जो भी यूज़ करते हैं, अगर उसको इंसुलेशन लगा हुआ है, वो केबल है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कांसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, किसको हम वायर कहेंगे और किसको हम केबल कहेंगे। लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में हम हमारे जो मकान में डोमेस्टिक वायरिंग या इंडस्ट्रियल वायरिंग में जो हमारे 1 mm स्क्वायर या 1.5 mm स्क्वायर वाले केबल यूज़ होते हैं, हम उसको वायर कहते हैं, तो हम उसको वायर ही कहेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी केबल में या कह लीजिए किसी भी वायर में इंसुलेशन अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। इन जनरल इंसुलेशन के 6 लेयर होते हैं। पहला लेयर है कंडक्टर, पहला जो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका कंडक्टर जहाँ से करंट पास होगा उसको हम कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर के ऊपर फर्स्ट लेयर होता है इंसुलेशन, जो नॉर्मल पेपर इंसुलेशन जनरली होता है, और उसके बाद आता है लेड शेड इंसुलेशन। हर एक का हम बेसिक वर्क देखेंगे। फिर आता है बेडिंग, फिर आर्मरिंग और सर्विंग। तो दोस्तों हर ये सेगमेंट का ये जनरल डायग्राम है कि किसी भी केबल के इंसुलेशन लेयर कितने होते हैं, तो 6 इंसुलेशन होते हैं। जनरली इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, CISBAS, कंडक्टर, इंसुलेशन, शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो कंडक्टर हमारा बेयर कंडक्टर है जो करंट का कंडक्शन करता है, इसमें से करंट पास होता है। पेपर इंसुलेशन होता है, वो वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है, किस प्रकार वोल्टेज लेवल है, तो उसको इम्प्रेग्नेटेड करते हैं, थोड़ा उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये पेपर इंसुलेशन वोल्टेज लेवल पे आधारित है। थर्ड है हमारा शीथ, लीड शीथ। तो वो मॉइस्चर के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देता है। मॉइस्चर है, गैस है, अदर लिक्विड के अगेंस्ट ये जो लीड का इंसुलेशन जिसे हम शीथ कहते हैं, वो हमको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद वाला लेयर है बेडिंग, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी देता है। हमारी कोई भी कंडक्टर के ऊपर अगर मैकेनिकल फोर्स आ रहा है, तो ये बेडिंग है वो एक तरह का गद्दे जैसा काम करेगा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए शॉक एब्जॉर्ब करेगा और कोरोजन के अगेंस्ट में भी ये प्रोटेक्शन देता है। ये बेसिकली हमारा जूट और हेस्सियन होता है। जूट के अभी काफ़ी सारे नए मटेरियल जो चल रहे हैं कन्वेंशनल से थोड़ा हटके, तो वो जूट चल रहा है। तो जूट हमारा होता है, जो लेयर होता है वो आपका मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है और मैकेनिकल इंजन के सामने आपको केबल को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद है आर्मरिंग। आर्मरिंग बेसिकली एक स्टील का लेयर होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील टैप होती है। तो
वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजरी जो मैकेनिकल जो फोर्स आता है, अननेसेसरी या अनवांटेड फोर्स आता है यहाँ पे, वो उसके सामने केबल को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में है सर्विंग, जो अल्टीमेटली हमारा फाइब्रस प्रोटेक्शन है, पूरा फाइनल जो ऊपर का लेयर है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केबल में ये 6 होंगे। कंडक्टर हर एक में होगा, कंडक्टर इज़ देयर, लेकिन बाकी जो 5 लेयर बचे हैं, इंसुलेशन, शेडिंग, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, इसमें से कुछ लेयर हो और कुछ लेयर ना हो। लेकिन बेसिकली ये 6 लेयर में से एक कंडक्टर को निकाल दिया जाए तो बाकी के 5 में से मिनिमम 2 तो हम लोग किसी भी कंडक्टर में देखते हैं। तो ये आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लेयर्स ऑफ द केबल। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वायर्स। मैं यहाँ पे कुछ वायर के नाम लिखूँगा और हम लोग हर वायर के बारे में थोड़ा-सा समराइज़ करेंगे। वीआईआर वायर, ये बेसिकली मैं वायर लिख रहा हूँ, ये केबल है, ठीक है? मैं वायर लिख रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल टर्म में आपकी सिलेबस में भी वायर ही लिखा हुआ है। लेकिन आप जब इसको परचेज़ करने जाओगे तो उसका स्पेसिफ़िकेशन देखोगे, वहाँ पे आपको केबल मिलेगा। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है ये केबल है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए वायर टर्म यूज़ करूँगा। वीआईआर, सीटीएस, वेदर प्रूफ, लीड कवर्ड, एमआईसीसी, पीवीसी और फ्लेक्सिबल वायर। इसमें से आप सबने ज़्यादातर पीवीसी और फ्लेक्सिबल वायर के बारे में सुना होगा। अदर जो मटेरियल है वो आपके लिए अननोन हो सकता है। तो ये वीआईआर है, वीआईआर केबल कह दीजिए। ये सीटीएस है, ये वेदर प्रूफ वायर है। ये लीड कवर है, ये एमआईसीसी है और ये पीवीसी जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए जनरली यूज़ करते हैं और ये हमारा फ्लेक्सिबल जो हम लोग ये भी हम लोग डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन हम ये सातों प्रकार हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। वीआईआर, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। तो वल्केनाइजिंग एक प्रोसीजर होती है, जो प्रोसीजर के कर के लिए एक रबर का लेयर चढ़ाया जाता है, तो उसको वल्केनाइज्ड इंडियन रबर प्रोसीजर कहते हैं, वल्केनाइजिंग प्रोसीजर कहते हैं। यहाँ पे कंडक्टर कॉपर या एल्यूमीनियम हो सकता है। वल्केनाइजिंग Vulcanization is a chemical process in which rubber is heated with sulfur एक्सेलरेटर एंड एक्टिवेटर एट 140 टू 160 डिग्री। वो 140 से 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है रबर को सल्फर के साथ में और पूरी प्रोसीजर करके उसको एक मजबूती में मजबूत मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बाद में लेयर चढ़ाया जाता है। ये 1100 वोल्ट तक के वोल्टेज पे करंट सप्लाई कर सकता है। इसका मतलब 1100 वोल्ट बेयर कर सकता है। केसिंग कैपिंग और कंडक्ट वायरिंग में वल्केनाइज्ड इंडियन रबर वीआईआर केबल हमारा यूज होता है। तो इसका जनरल लेयर होते हैं, कंडक्टर आ गया, रबर इंसुलेशन आ गया और ब्रेडिंग जो ऊपर का लेयर है आ गया। तो इस प्रकार इसमें 3 लेयर हो सकते हैं या 4 लेयर भी हो सकते हैं, कई बार ब्रेडिंग के 2 लेयर भी होते हैं। तो ये आपका वीआईआर केबल है, 1100 वोल्ट तक वोल्टेज में वो करंट सप्लाई कर सकता है, वल्केनाइज्ड प्रोसीजर है और जो केसिंग कैपिंग में और कंडक्ट में जनरली यूज होता है। सीटीएस और टीआरएस, केप टायर शीट और टफ रबर शीट। तो ये भी दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे हर मटेरियल के लिए एक प्रोसीजर है जिसको नाम जो वायर है उसका नाम प्रोसीजर के नाम पे से दिया गया है। तो ये केप टायर शीटेड जो है और टफ रबर है, अलग टाइप का टफ रबर आता है और ये आपको क्या करता है, वेदर के सामने जो एडवर्स वेदर है, जो पानी है, मॉइस्चर है, हीट है, उसके सामने प्रोटेक्शन देता है और वो वीआईआर से ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रियल वायरिंग। दोस्तों सारे जो सातों सात टाइप है कहीं न कहीं यूज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वायर कहीं यूज़ नहीं हो रहा है और हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो डोमेस्टिक के लिए ज़रूर हो वहाँ, इंडस्ट्रियल के वायरिंग के लिए ज़रूर हो वहाँ वहाँ यूज़ होगा। तो सारों की एप्लीकेशन कॉमन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही वायर यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज रेटिंग अप टू 1100 वोल्ट, इतने वोल्ट पे ये करंट पास कर सकता है। साइज एक 1/18, 1/20, 3/20, 7/20। दोस्तों ये 1/18 तो इसको आप ऐसा समझ लोगे कि 18 एमएम का वन कंडक्टर, 20 एमएम का वन कंडक्टर, 20 एमएम के 3 कंडक्टर, ठीक है? तो इस प्रकार 20 एमएम के 7 कंडक्टर, इस प्रकार ये करंट रेटिंग बढ़ता जाएगा जितने कंडक्टर ज़्यादा आएँगे। तो आपको ये पता चलना चाहिए।
ये नोमेनक्लेचर बहुत ही जनरलाइज्ड है और ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये हमारा था सीटीएस और टीआरएस। तो इसी पीस में कैप टायर शीथेड टफ रबर का लेयर आता है। वेदर प्रूफ वायर तो नाम पे से ही पता चलता है, नॉट अफेक्टेड बाय वेदर। कॉटन ब्रेडिंग इज डन ऑन कॉपर वायर, देन वाटर प्रूफ लेयर इज एडेड। ऊपर कॉटन का लेयर किया जाता है, कपास जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद में वेदर प्रूफ लेयर जो केमिकल ट्रीटेड होता है वो लगाया जाता है। अवेलेबल इन सिंगल कोर एंड डबल कोर में भी यूज हो सकता है। कैन बी यूज्ड इन इनफ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। इसको जहाँ पे आग लगने का अंदेशा हो तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं करते। समटाइम यूज्ड इन सर्विस कनेक्शन के लिए अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है, वहाँ कई बार यूज किया जाता है। द एप्लीकेशन इज रिड्यूस नाउअडेज, इसका एप्लीकेशन अभी थोड़ा कम हो गया है। अदर हम लोग केबल है वो सर्विस कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ पे क्या मैकेनिकल प्रोटेक्शन की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अदर लेयर वाला ज़्यादा लेयर वाला हम लोग केबल यूज़ करते हैं जिससे मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिल जाए और वेदर के सामने प्रोटेक्शन भी मिल जाए। लीड कवर्ड वायर, लीड वैसे मजबूत होता है तो इंसुलेशन लेयर रबर का होता है, उसके ऊपर लीड का लेयर लगाया जाता है। पहले तो रबर का इंसुलेशन आएगा और सेकंड लेयर जो स्लीव हम लोग कहते हैं वो लगाया जाता है, वो लीड का होता है। इट इज मोस्टली यूज इन मॉइस्चर सराउंडिंग, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये यूज किया जाता है। प्रोन टू डैमेज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल फोर्स, कई बार मैकेनिकल डैमेज की वजह से ये टूट सकता है। यूज्ड फॉर बैटन वायरिंग और सारे वायरिंग हम कुछ ही देर में देखेंगे। एमआईसीसी वायर, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर कवर वायर। तो ये भी एक मटेरियल है और मिनरल इंसुलेटेड कॉपर कवर वायर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर यहाँ पे लगाया होता है ऑन कॉपर एंड इंसुलेशन इज सील्ड विथ केबल एंड। तो बेसिकली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगाया होता है, तो इसको एमआईसीसी कहते हैं, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर कवर्ड वायर। कॉपर शेड इज एडेड ऑन इंसुलेटिंग लेयर, कॉपर का शेडिंग ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा मैकेनिकल प्रोटेक्शन आ जाएगा। और मॉइस्चर कंडीशन पीवीसी इंसुलेशन लेयर इज आल्सो एडेड। देखिए अभी पीवीसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपको मॉइस्चर का अंदेशा हो, पॉसिबिलिटी हो कि वहाँ पे मॉइस्चर है तो आप वहाँ इसको यूज कर पाते हो। और इट इज लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से इसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये है एमआईसीसी। और ये फैक्ट्री में, रिफाइनरी में, फर्नेस में यूज होता है। तो जहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो उस जगह आप इसको एमआईसीसी को यूज कर सकते हो। पीवीसी ये हमारा कन्वेंशनल जो रूटिंग है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, ये रूटीन में यूज होता है। इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉइस्चर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है, लाइफ स्पान इसका लॉन्गर रहता है और आग के सामने अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए दोस्तों जब भी आग लगता है तो पहले इसका ये पीवीसी लेयर होता है थोड़ा-थोड़ा पिघलना शुरू होता है, तब धुआँ होता है। इसलिए हम लोग स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। तो वो फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है और बिल्कुल से आग ये पीवीसी इंसुलेशन की वजह से आग बिल्कुल से बढ़ नहीं जाती। तो बेसिकली आग को बढ़ने से पीवीसी लेयर रोकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर ऑफ हार्मफुल लिक्विड लाइक ऑयल, एसिड एंड अल्कली। तो आपके जो हार्मफुल केमिकल है उससे प्रोटेक्शन भी मिलता है। फ्लेक्सिबल वायर बेसिकली हमारे रूटीन में है, ये भी फ्लेक्सिबल पीवीसी है लेकिन थोड़े केबल पतले तार होते हैं इसमें और पीवीसी उसके ऊपर लगाया होता है, स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं। मोस्टली यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग, स्पेशली कंसील्ड वायरिंग, ट्यूबलाइट फैन। हमारे ट्यूबलाइट फैन में आप अगर देख लो तो यही प्रकार का वायर मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। इट इज इजी टू फैच फ्रॉम पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप में खींचने के लिए अभी तो काफी सारी टेक्निक्स आ गई है। तो आप पीवीसी जब कंड्यूट वायरिंग करते हो तो कंड्यूट में से निकालने के लिए ये वायर जनरली यूज होता है। तो इजीली इसको डायरेक्शन दे सकते हो और खींचना आसान होता है। तो ये है फ्लेक्सिबल वायर। दोस्तों हमने यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ वायर्स, इसका मतलब है केबल हमने देखे हैं। तो आप लोगों को बेसिक पता चला होगा किस केबल की क्या विशेषता है और कहाँ पे यूज करते हैं। इन जनरल सारे वायर्स और केबल कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होते हैं और डिपेंड करता है कि आपको उसके यूज में किस प्रकार का यूज है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे वेदर कैसा है, वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स आएगा या नहीं आएगा, उस प्रकार आप वो वायर या केबल की पसंदगी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फायरिंग, दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स के फोटोग्राफ दिखाए हैं।
तो आपको ये अभी एबॉलिश हो गया, ये अभी देखने नहीं मिलेगा। ये भी देखने नहीं मिलेगा। ये आपको कैसिंग कैपिंग कह सकते हो, ये आपको कई जगह देखने मिल जाएगा। ये वुडन कैसिंग कैपिंग है, ये अभी ऑब्सोलेट हो गया है और ये मेटल कंड्यूट है। ये कंड्यूट सारे ये सरफेस कंड्यूट है, ये भी सरफेस कंड्यूट, ये मेटल है और ये हमारा पीवीसी कंड्यूट है। ये तीनों मोस्टली यूज़ होते हैं प्लस ये कैसिंग कैपिंग। बाकी अदर जो वायरिंग है वो अभी यूज़ नहीं होते। तो हम टाइप्स ऑफ वायरिंग देखेंगे, आपके सिलेबस में है ये तीनों वायरिंग भी, तो हम इसको भी देखेंगे। कंसिडरेशन फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए आपको क्या देखना चाहिए वो समझना ज़रूरी है, सेफ्टी होनी चाहिए। क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग में क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली हम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वायरिंग में अगर सेफ्टी नहीं है तो कोई का मतलब नहीं रहता। सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि चलो कुछ आग लग गई और पूरा जल गया, तो या फिर कभी मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए ओवरलोड हो गया और वायर जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल होना चाहिए। फीस फॉर मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन, डोमेस्टिक वायरिंग अगर हम करते हैं तो वहाँ पे मेंटेनेंस करना थोड़ा इजी होना चाहिए, उसको मॉडिफाई अगर हमको करना है वो भी इजी होना चाहिए। मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए। अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, बढ़िया वाला अपीयरेंस होना चाहिए और कॉस्ट आपकी है वो रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए, कम नहीं कहूँगा, आपकी कॉस्ट जस्टिफाइड होनी चाहिए पर्पस के लिए। टाइप्स ऑफ वायरिंग, क्लिट वायरिंग, बैटन वायरिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, ये 4 वायरिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन है क्लीट। ये जो मटेरियल है, ये जो चीज़ है, इसको हम क्लीट कहते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पे ग्रूव होती है। तो ये ग्रूव में केबल रख के इसके ऊपर ये फिट करके स्क्रू फिट करते हैं। ये टेम्पररी टाइप के वायरिंग में यूज़ होता है। ये है बैटन वायरिंग, जैसे लकड़ी की पट्टी होती है उसके ऊपर पूरा लगाया होता है और पूरा वायर को बीच-बीच में सपोर्ट दिया जाता है, तो वो बैटन वायरिंग होता है। ये हमारा केसिंग कैपिंग वायरिंग है जो हम कन्वेंशनल यूज़ करते हैं, कैसिंग कैपिंग, और ये कंड्यूट वायरिंग है जो मेटल कंड्यूट या सरफेस कंड्यूट है और ये आपका कंसील्ड कंड्यूट है। कंड्यूट 2 प्रकार के होते हैं, पाइप को कंड्यूट कहते हैं, तो ये सरफेस मेटल कंड्यूट है, ये पीवीसी कंड्यूट है और ये हमारा कंड्यूट है, ये हमारा कंसील्ड वायरिंग है, कंसील्ड कंड्यूट। तो सारे वन बाय वन हम लोग देखेंगे। क्लीट वायरिंग, चीपेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरिंग। क्लीट है, क्लीट मैंने बताया कि क्लीट होती है एक चीज होती है, सेक्शन, जो पोर्सेलिन की भी हो सकती है और वुडन की भी हो सकती है, मोस्टली यूज्ड फॉर टेम्पररी वायरिंग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द क्लिप्स, जैसे दो पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट देखिए, वहाँ पे ग्रूव होती है, वहाँ पे एक वायर या केबल को रखा जाता है और इसके ऊपर ये दूसरा सेक्शन रख के उसको स्क्रू कर दिया जाता है, तो वो टेम्पररी सपोर्ट मिल जाता है। लोअर पार्ट इज in lower part wire is adjusted in the groove and upper part is used as a enclosure। अपर पार्ट से हम बंद कर देते हैं, ये रख दिया वायर और इसके ऊपर ये पार्ट को रख देंगे और स्क्रू फिट कर देंगे। इस प्रकार स्क्रू फिट कर देंगे तो ये सपोर्ट मिल गया और ये टेम्पररी आपका वायरिंग हो गया। तो एक्सपर्टाइज इसमें कोई नहीं लगती। आप में किसी भी इंसान को बोले तो वो ये कर सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ये एक्सट्रीमली वीक और इसको परमानेंट पर्पस के लिए हमारे घरों में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। पुराने टाइम में इसको टेम्पररी वायरिंग में यूज़ किया जाता था और ये अभी ऑब्सोलेट हो गया है, इसका मतलब इसको अभी नहीं यूज़ किया जाता। तो ये क्लीट वायरिंग है दोस्तों। बैटन वायरिंग, देखिए बैटन में ये देखिए लकड़ी की पट्टी है और यहाँ पे ऊपर क्लिप लगाई है, ये 1 2 3 इस प्रकार। यहाँ भी देखिए ये लकड़ी पे यहाँ पे क्लिप लगाई है, वायर जा रहा है और क्लिप लग इससे उसको कुछ-कुछ अंतर पे उसको सपोर्ट दिया गया है। तो वायर इज़ रन ओवर स्मूथ वुडन पैटर्न, वुडन पैटर्न, तो वुड वुड का जो सपोर्ट होता है उसके ऊपर वायर को रन किया जाता है और द बैटन इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल विथ स्क्रू। बे बैटन को कैसे फिट करेंगे? स्क्रू की मदद से फिट करेंगे। एट सम डिस्टेंस क्लिप्स आर यूज्ड टू फिक्स वायर ऑन द बैटन्स। कुछ-कुछ डिस्टेंस पे हम क्लिप यूज़ करते हैं जिससे वायर हल ना जाए, वायर निकल ना जाए और खराब ना हो जाए। इट कैन बी डन एज़ पीवीसी वायरिंग, टीआरएस वायरिंग और लीड शेडिंग वायरिंग। अ, ये अ, ये पीवीसी वायर है, टीआरएस वायर है, उसके साथ में किया जा सकता है और पहले यूज़ होता था, अभी ये यूज़ नहीं होता। पुराने मकानों में आप अगर देखेंगे तो आपको कई जगह देखने मिल जाएगा जो गाँव के मकान हैं, लेकिन अभी नए मकान में आपको ये नहीं देखने मिलेगा। कैसिंग कैपिंग अभी ये काफ़ी सारी जगह अभी भी चल रहा है। यूज़ कम हो गया, लेकिन कई क बार क्या होता है, बाद में काम होने के बाद में आप इसको अगर यूज़ करते हो तो ये एक चैलेंज हो जाता है, तो आप कैसिंग कैपिंग यूज़ करते हो। ये हमारा पीवीसी का कैसिंग कैपिंग है। 2 टाइप्स ऑफ पीवीसी कैसिंग कैपिंग और वुडन कैसिंग कैपिंग।
Casing is installed on the base with the help of screw and after keeping wire in that it is covered with capping. ये जो नीचे का सेक्शन है इसको हम स्क्रू की मदद से दीवार पे फिट कर देते हैं और अंदर वायर रख के फिर ऊपर कैप लगा देते हैं और फिट हो जाता है। तो ये बहुत ही ईज़ी है, टाइम सेविंग है। थोड़ा-सा एक्सपर्टाइज़ चाहिए, लिटिल एक्सपर्टाइज़, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो लाइन है वो स्ट्रेट होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ ज़रूरी है, अदरवाइज़ इतना एक्सपर्टाइज़ नहीं चाहिए। तो ये पीवीसी के भी हो सकता है और वुडन भी हो सकता है। वुडन अभी ऑब्सोलेट हो गया है दोस्तों, अभी पीवीसी केसिंग कैपिंग यूज़ होता है कई जगह, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट वायरिंग हमारा 99% अभी कंडक्ट वायरिंग हो गया है। ये कुछ प्रकार के होते हैं पीवीसी कंडक्ट, मेटालिक कंडक्ट जहाँ पे मजबूती की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको मैकेनिकल फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे मेटालिक कंडक्ट यूज़ करते हैं और पीवीसी कंडक्ट हमारे कन्वेंशनल कंसील्ड वायरिंग में जो नए बिल्डिंग्स बनते हैं, आप वहाँ पे कहीं जाके देख लीजिए। तो जब आपका फाइनल प्लास्टर होता है उससे पहले आपका पीवीसी कंडक्ट का कंसील्ड वायरिंग होता है। फ्लेक्सिबल स्टील कंडक्ट भी कई बार यूज़ होता है जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा बहुत वायर है उसको आप स्ट्रेट नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो। फ्लेक्सिबल नॉन मेटालिक कंडक्ट भी होता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 प्रकार के कंडक्ट वायरिंग होते हैं। फ्लेक्सिबल कई बार क्या होता है केबल या आपका बाहर है जो आपको दीवार के अंदर नहीं लेना है और टर्न बहुत ज़्यादा है तो आपको फ्लेक्सिबल यूज़ करना होता है। बेसिक एम ऑफ कंडक्ट इज़ टू कवर वायर एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एटमॉस्फेयर। कंडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि बाहर के जो सराउंडिंग कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, एडवर्स कंडीशन है उससे इसको वायर को प्रोटेक्शन मिले, तो ये कंडक्ट का एम है। कंडक्ट वायरिंग में भी surface conduit wiring, concealed conduit wiring. The size of conduit decided considering number of cables and diameters of the cables. एक जनरली हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग 19 mm कंडक्ट यूज करते हैं। उसमें से हम लोग करीबन 4 या 5 केबल इजीली 5 वायर इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वायर है तो हम हायर डायमीटर में जा सकते हैं। तो ये देखिए मेटालिक कंडक्ट है दोनों, दोनों सरफेस कंडक्ट टाइप है और मैंने कंसील्ड कंडक्ट का डायग्राम आपको बताया है। कहीं भी नई बिल्डिंग बनती हो आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको कंसील्ड टाइप वहाँ पे कंडक्ट मिल जाएगा। कंडक्ट वायरिंग में सपोर्टिंग एक्सेसरीज आती है दोस्तों, तो वेरियस एक्सेसरीज आपको लगानी पड़ती हैं। ये सारे एल्बो है, कनेक्टर है, तो ये आपको कुछ-कुछ डिस्टेंस पे इसको यूज़ करने पड़ते हैं। ये कपलर है, एल्बो है, बैंड है, टी है, ये देखिए आप टी जैसा सेक्शन दिख रहा है। ठीक है। बॉक्स है, ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है, वहाँ पे टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं इसको। तो ये इस प्रकार कहीं भी आपको जहाँ पे टर्न वगैरह लेना है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करना जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन लेने हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारी कंडक्ट वायरिंग के एक्सेसरी है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ सेक्शन पे ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें कपलर है, एल्बो है, बैंड है, टी है, बॉक्स, तो ये हम लोग एक्सेसरीज़ में कंडक्ट वायरिंग में यूज़ करते हैं। एक छोटा-सा टॉपिक है दोस्तों, आपको वैसे पता ही है लेकिन वायरिंग टूल मैं समराइज़ कर देता हूँ। वायरिंग टूल क्या होता है, डिफरेंट टूल्स अभी क्या होता है, पहले नॉर्मल हम लोग सिंपल टूल यूज़ करते हैं, अभी थोड़े एडवांस यूज़ करते हैं और मार्केट में जो तकलीफ़ें पड़ती है, यूँ इनोवेशन होती है। इनोवेशंस आर ऑलवेज़ ड्यू टू नीड। तो हमारी नीड जो होती है उसके हिसाब से नए-नए टूल्स आते हैं मार्केट में और हम उसको यूज़ करते हैं। तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस वर्क को ईज़ी बनाने के लिए टूल का बहुत महत्व है और सम टूल्स हमने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं डायग्राम के साथ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ही है, उससे ज़्यादा एडवांस टूल मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर ये नॉर्मल हमारा पकड़ जिसको कहते हैं, तो ये हमारे वायर को पकड़ने के लिए उसका इंसुलेशन निकालने के लिए या कई बार हम हल्का-सा दीवार में फिट करने के लिए, पाइप को फिट करने के लिए, थोड़ा मोल्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नोज़ प्लायर है कहीं पे अगर ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन प्लायर जा नहीं सकता तो वहाँ पे इसको निकाल के वायर को खींच सकते हैं। तो ये हम नोज़ प्लायर कहते हैं। इसका शेप नोज़ जैसा है, क्रोकोडाइल जैसा है। तो 2 तरह के होते हैं, राउंड नोज़ होता है और ये शार्प नोज़, 2 तरह के नोज़ हो सकते हैं। कटर जनरली हम लोग लैब में यूज़ करते हैं।
इंसुलेशन निकालने के लिए, वायर कट करने के लिए, कई बार मेटालिक कंडक्टर कट करने के लिए कटर यूज़ किया जाता है। स्ट्रिपर हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जहाँ पे वायर का इंसुलेशन निकालने के लिए हम लोग स्ट्रिपर यूज़ करते हैं। और स्क्रू ड्राइवर के सेट अभी नए-नए मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जनरली हम लोग अभी जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन आइडियल जो सारे प्रोफेशनल इंसान है, वो लोग ये कन्वेंशनल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी मजबूती शायद कई बार नहीं रहती। हाँ, हैमर हम यूज़ करते हैं, मैलेट। हैमर और मैलेट में दोस्तों फ़र्क ये है, मैलेट है कम वज़न का होता है और इससे आपके जो चीज़ को आप ठोक रहे हो, जहाँ पे आप सेट कर रहे हो, वहाँ पे डैमेज नहीं होता। अगर आप हैमर से उसको फ़ोर्स करोगे, तो वहाँ पे वो टूटने का अंदेशा रहेगा। यहाँ पे मैलेट से आप उसको सेट कर सकते हो। तो पाइप वगैरह को आपको सेट करना है, तो मैलेट से आप सेट कर सकते हो। टेनन सो है, करवट है, अलग-अलग टाइप की करवट आती है, सो जिस हेक्सो पेन नाइफ कई बार मार्किंग के लिए भी यूज़ होता है, कई बार वायर का इंसुलेशन कट करने के लिए भी यूज़ होता है। पिंसर कई बार कहीं स्क्रू को और निकालने के लिए यूज़ किया जाता है पिंसर। तो दूसरा है ट्राइस पे, जहाँ पे 90 डिग्री का आपको मार्किंग करना है, वहाँ पे ट्राइस पे यूज़ करते हैं। स्पैनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सीज़र्स यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। हैंड ड्रिल कम यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे मैकेनिकल आपको ज़रूर नहीं है, थोड़े फ़ोर्स में अगर ड्रिलिंग हो सकता है, तो हैंड ड्रिल ईज़ी है। और अगर ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा काम है, जल्दी करना है और तो आप इलेक्ट्रिक ड्रिल भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद है वायर गेज। ये जनरली हम लोग वायर में इतना यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कई बार इंडस्ट्री में हमको ये वायर का डायमीटर मेज़र करने के लिए पता चलता है। कई बार इंस्टॉल है तो हमको पता नहीं है कौन-सा डायमीटर है, तो वी कैन मेज़र इट। फाइल है ये आपका एंड शार्प करने के लिए, जहाँ पे 2 कंड्यूट, मेटल कंड्यूट कहीं पे घिसनी है, तो वहाँ पे ये करेंगे। पाइप वाइज़ कहीं पे कटिंग और मोल्डिंग के लिए यूज़ होता है, कट करने के लिए आपको बेस चाहिए, तो ये वाइज़ होता है। ये वर्कशॉप में आपने देखे होंगे, मैकेनिकल वर्कशॉप में ये दोनों चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। रोल पंच स्क्रू फिट करने से पहले हम लोग पंच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्क्रू के लिए जगह हो जाती है, हमको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं देना पड़ता और पोकर ज़्यादा से उसको पंच करने के बाद में ज़्यादा का जो अंदर कचरा है, उसको निकालने के लिए पोकर यूज़ होता है। तो कहीं पे होल का मार्किंग के लिए भी रोल पंच और पोकर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हैं, इसके बाद में चीज़ल है, ये चीज़ल है, नियॉन टेस्टर है, डाइसेट है, प्लम बॉब है, ये सारी चीज़ें। नियॉन टेस्टर तो आपको पता ही है। डाइसेट आपके फिटिंग कपलिंग के लिए भी यूज़ होता है और प्लम बॉब आपके लेवलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें ये जो चीज़ है चीज़ल, ये सिंबॉलिक यहाँ पे गलत आ गया है, तो मैं इसको इरेज़ कर दूँगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो दोस्तों ये सारे जो टूल्स हैं, ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको नाम कभी पूछ सकते हैं, उसका उपयोग पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टूल्स हो गया, हमने देखा कि वायर के टाइप क्या है, वायर के इंसुलेशन क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार के टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड एक्सेसरीज़, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि मैं बोलूँ आपको एसओआर बनाओ आप, या आप एस्टीमेट निकालो, तो आपको अगर मटेरियल और एक्सेसरी का नाम और उसका स्पेसिफिकेशन पता नहीं होगा, तो आप उसको सही एस्टीमेट नहीं कर पाओगे और आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि किन-किन मटेरियल को हमको यूज़ करना है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, माउंटिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरी देखते हैं। सरफेस माउंटिंग, जो सरफेस पे माउंट होता है, ये देखिए सरफेस पे माउंट हुआ आपका। यहाँ पे ये जो सेकंड है, ये सारे सरफेस माउंट है। फ्लैश माउंट है, फ्लश माउंट है, ये फ्लश माउंट ये अंदर अब हम लोग माउंट करते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरीज बेस्ड ऑन यूज़ कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। तो दोस्तों ये असेस माउंटिंग के बेस पे 2 टाइप होते हैं, एक सरफेस माउंट और एक फ्लश माउंट। तो ये हो गया सरफेस माउंट और ये हो गया फ्लश माउंट। आपको ये पता होना चाहिए, ये भी फ्लश माउंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरी बेस्ड ऑन यूज़, कंट्रोलिंग एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, सेफ्टी एक्सेसरीज, आउटलेट एक्सेसरीज, जनरल एक्सेसरीज, माउंटिंग एक्सेसरीज। तो हम वन बाय वन देखेंगे। ये देखिए यूज़ के बेस पे हम 6 प्रकार इसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। कंट्रोलिंग, होल्डिंग, शिफ्टिंग,
सेफ्टी, आउटलेट, जनरल और माउंटिंग। माउंटिंग तो ऑलरेडी वैसे हमने देख लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कंट्रोलिंग एसेसरीज, देखिए स्विच हमारी कंट्रोलिंग एसेसरी है। स्विच का स्टैंडर्ड देखिए, अब स्पेसिफिकेशन में साथ में आपको बोलता जाऊंगा। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल हो सकता है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट, वन वे स्विच। यहाँ पे ऑन या तो ऑफ दो ही टर्मिनल होते हैं। कई बार टू वे स्विच भी हम लोग स्टेयरकेस वायरिंग करते हैं, गोडाउन वायरिंग करते हैं, वहाँ पे टू वे स्विच हम लोग यूज करते हैं। तो टू वे स्विच भी उसका स्पेसिफिकेशन सेम ही रहता है, लेकिन फर्क टू वे स्विच ऐसा लिखा होता है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट। उसके बाद में इंटरमीडिएट स्विच, कई बार मल्टीपल कनेक्शन जहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल होते हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच रखा जाता है। ये प्रैक्टिकली हमारे डोमेस्टिक में कई बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन उसका रेटिंग भी देखिए, करंट और वोल्टेज दो रेटिंग आपको हर जगह मिलेंगे। तो आप जब स्पेसिफिकेशन बनाओ तो आपको करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मटेरियल पॉलीकार्बोनेट कौन सा मटेरियल है वो भी पता होना चाहिए। फुल स्विच, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये कई बार ये फैन देखा होगा, यहाँ पे ये थ्रेड खींचते हैं तो ये पंखा ऑन ऑफ होता है, इसकी स्पीड चेंज होती है, वो हम कर पाते हैं। पुश बटन स्विच, तो ये भी देखिए 10 एम्पियर है, ये आपने मोटर वगैरह में कंट्रोल देखे होंगे। और कई बार कंट्रोल पैनल में भी आपको ये चीज ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगी। प्लास्टिक कवर है, ठीक है, पुश बटन स्विच है, 10 एम्पियर ऑन ऑफ। ये आईसीडीपी बोलते हैं, डबल पोल स्विच बरोबर, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। ये 32 एम्पियर का 240 वोल्ट है। और ये 63 एम्पियर का आईसीटीपी है। ये ट्रिपल पोल है, ये आईसीटीपी लिखा हुआ है बट इट इज आईसीटीपी। ये है आईसीटीपी। तो दोस्तों ये इस प्रकार आईसीडीपी और आईसीटीपी, आपको ये सारी एसेसरीज है, देखिए कंट्रोलिंग एसेसरी है। यहाँ से आप सप्लाई ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो ये सारी हो गई कंट्रोलिंग एसेसरीज। दूसरी देखते हैं सेकंड, होल्डिंग एसेसरीज। होल्डिंग माने आपको कई बार फिटिंग फिट करने के लिए होल्ड करना होता है फिटिंग को, ट्यूबलाइट है, फैन है। तो होल्डिंग एसेसरीज में लैंप होल्डर होते हैं। उसके स्पेसिफिकेशन आप जाओगे तो मटेरियल आएगा, कलर आएगा, लैंप होल्डिंग मेथड आएगी, माउंटिंग टाइप आएगा, वोल्टेज और करंट। बेसिकली पावर रेटिंग के बेस पे यूज होता है। बेयोनेट होता है वो टाइप का जो लैंप होल्डर होता है, वो अप टू 200 वाट के लिए यूज होता है। देखिए जितना पावर ज्यादा होगा उतना हीटिंग ज्यादा होगा, तो मटेरियल और स्ट्रक्चर उस प्रकार का होगा। तो 200 से 300 वाट तक हम लोग स्क्रू टाइप, ये जो होता है यहाँ पे देखिए, आप आपको दिख रहा होगा सेकंड में कि यहाँ पे आप स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर है, इसको आप एज स्क्रू फिट कर पाते हो। ये एडिशन टाइप है, ये भी स्क्रू टाइप है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये और ये देखिए, दोनों ये स्क्रू टाइप है और ये एडिशन स्क्रू टाइप है। दोनों सेम रेटिंग के लिए यूज होते हैं। ये गॉलियत टाइप है, यहाँ पे दो अंदर ये कनेक्शन दिए होते हैं। ये 300 वाट के अबव आप यूज कर सकते हो। तो होल्डिंग एसेसरी में लैंप होल्डर आ गया, बायोनेट, स्क्रू, एडिशन स्क्रू और गॉलियत। सेफ्टी एसेसरीज दोस्तों हमको पता होना चाहिए। फ्यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के पहले यूज होते थे। फ्यूज है, कार्ट्रिज है, ये किटकैट फ्यूज हम लोग पहले वायर वाला जो होता था वो यूज करते थे। ये भी पहले यूज करते थे। अभी हम डायरेक्ट एमसीबी, ईएलसीबी वगैरह यूज करते हैं, आईसीडीपी, आईसीटीपी। लेकिन कई बार हायर करंट रेटिंग के लिए वी आर यूजिंग दिस कार्ट्रिज फ्यूज। ये कार्ट्रिज बदलना होता है सिंपल। एचआरसी फ्यूज के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है लोअर सेमेस्टर में। और एमसीबी हम लोग काफी यूज कर सकते हैं। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एमसीबी को क्या कहेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो बेसिकली करंट रेटिंग देख के पता चलता है। देखिए यहाँ पे 63 एम्पियर लिखा हुआ है, 100 मिली एम्पियर इसका ये स्पेसिफिकेशन हो गया। 63 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, ये हमारा ईएलसीबी है। और ये एमसीबी 60 है, ये 60 एम्पियर का है। तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो ये कहाँ पे। आरसीसी भी अभी मोस्टली यूज होता है, एमसीबी और एलसीबी का आप कंबाइंड उसको यूज ले सकते हो। तो ये वोल्टेज और करंट रेटिंग के बेस पे यूज होते हैं। ये सारी प्रोटेक्टिव डिवाइस कह सकते हैं हम इसको, सेफ्टी एसेसरीज। और ये जो होते हैं वो सिंगल फेज, थ्री फेज देख के हम करंट और वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से इसको पसंद करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों सेफ्टी एसेसरीज। उसके बाद में आउटलेट एसेसरीज, जो हम एसेसरी घर पे लाते हैं। घर पे सारे जो साजो सामान लाते हैं, जो वॉशिंग मशीन ले लीजिए, जूसर ले लीजिए, मिक्सर, आयरन, ये सारी चीजें हमारी आउटलेट कहते हैं। इसको हम 15 एम्पियर या 5 एम्पियर के प्लग पे लगाते हैं। तो ये भी एक टाइप है एसेसरीज का। जनरल एसेसरीज, सीलिंग रोज, ये देखिए वहाँ पे कनेक्शन के लिए छत पे जो टर्मिनल होता है उसको सीलिंग रोज कहते हैं। उसके भी काफी कुछ नियम है, मैं अभी थोड़े से डिस्कस करूंगा। सीलिंग रोज हमारी एक एसेसरी हो गई, एडेप्टर हो गई। ये सारों में भी स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, कलर, वोल्टेज और करंट, ये सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। ये तीन चीजें तो हमारी आधी लाइफ है, क्योंकि हम
मोबाइल बिना हमको चलता नहीं है और हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये तो हमको पता ही है। और ये सीलिंग रोज़ अब कई बार देखना कि आपकी छत के ऊपर सीलिंग रोज़ लगा होगा, तो वहाँ से किसा ये इसमें 2 प्लेट, 3 प्लेट ऐसे कनेक्शन आते हैं, तो वो भी हम आप लोग डीप में इसको देखिएगा। जनरल एसेसरीज में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए हैं, बताए हुए हैं। ये बॉक्स होता है, बॉक्स में हम लोग एमसीबी माउंट करते हैं, एमसीबी और ईएलसीबी वगैरह। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। एसओआर वाला एग्जांपल आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखना, तो वो एसओआर वाला हॉस्टल का जो मैंने कैलकुलेट किया है, वहाँ पे ये सारी एसेसरीज हमने यूज़ की है, तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ सब सर्किट के हिसाब से आप 5, 6, 7 इतनी हाउसिंग यहाँ पे इतना एमसीबी माउंट कर पाओगे। एमसीबी, ईएलसीबी और अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस माउंट कर पाओगे। उसी प्रकार आपको एन्क्लोज़र कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट एन्क्लोज़र है, ठीक है? ये मेटल है, पीवीसी है, हर प्रकार में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मटेरियल, वोल्टेज रेटिंग हर प्रकार में आपको मिल जाएगा। जनरल एक्सेसरीज में न्यूट्रल लिंक कई बार न्यूट्रल लिंक देखी नहीं होती। ये न्यूट्रल लिंक माने एक कनेक्शन देके इसमें से न्यूट्रल के कनेक्शन लिए जाते हैं, तो ये न्यूट्रल लिंक है। पोर्सेलिन बेस हो सकती है ये, और ब्रास बेस हो सकती है, ब्रास बेस है। और सप्लाई कंपनी ये न्यूट्रल में प्रोवाइड करती है, और एक इनकमिंग में होती है और रिमेनिंग होती है, वो आउटगोइंग में कनेक्ट करते हैं। तो ये न्यूट्रल में एक कनेक्शन होता है, जहाँ से हम अदर कनेक्शन देते हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रल लिंक कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल लिंक कई बार हमने देखा नहीं होता, तो हमको पता नहीं होता। इसका बेस होता है ये ब्रास, जनरली नॉन कंडक्टिंग होता है, और इसके ऊपर हमने कंडक्टिंग का जो हमारा ब्रास मटेरियल है वो लगा दिया। तो ये है न्यूट्रल लिंक। इसका रेटिंग वोल्टेज और करंट के ऊपर होता है। देखिए मैंने यहाँ पे सैंपल दिया है, इसका रेटिंग ये 100 एम्पीयर की न्यूट्रल लिंक है, 500 वोल्ट तक वर्क कर सकती है। वोल्टेज और करंट पे आप न्यूट्रल लिंक सिलेक्ट करोगे। माउंटिंग एक्सेसरीज देखिए, ये वुडन के बेस पे इस प्रकार का बोर्ड माउंट किया जाता है। अभी डायरेक्ट भी माउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली सपोर्ट और इंसुलेशन के लिए वुड के बेस पे किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बेस जो है अलग अलग, ये बेस ही है, अंदर खाली है, देखिए आप कुछ भी नहीं है। आप माउंट करोगे बाद में करोगे, लेकिन ये कवर है, माउंटिंग एक्सेसरीज है। इसमें आप एमसीबी, ईएलसीबी वगैरह करोगे, लेकिन इसके बेस पे आप वुड लगाओगे या पीवीसी बेस भी लगा सकते हो। मटेरियल कौन सा है, मेजरमेंट कौन सा है, थिकनेस कौन सा है, थिक वुड है क्या, कौन सा वुड है, वो सारे इसमें स्पेसिफिकेशन आते हैं। सम गाइडलाइंस एज पर आईएस फिटिंग एंड एक्सेसरीज, कुछ हम लोग छोटी-छोटी बातें देख लेते हैं दोस्तों। ऑल द कंसिडरेशन आर एज पर आईएस 732 1989। सीलिंग रोज इज न्यू नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज अबव 250 वोल्ट। 250 वोल्ट के लिए अबव हम सीलिंग रोज यूज नहीं करते। वन फ्लेक्सिबल केबल इज यूज्ड विथ वन सीलिंग रोज, एक फ्लेक्सिबल केबल यूज करते हैं। फ्यूज इज नेवर यूज्ड इन सीलिंग रोज, सीलिंग रोज में हम कभी फ्यूज नहीं यूज कर सकते। 15 एम्पियर सॉकेट इज यूज्ड फॉर पावर लोड लाइक एसी, हीटर और रेफ्रिजरेटर। हमारे जो पावर लोड है, हमको पता है दो तरह की सर्किट होती है, एक लाइटिंग सब सर्किट होती है, एक पावर सब सर्किट होती है। तो जो हायर पावर कंजम्पशन के लोड है, जो 1000 वाट या उससे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो वो सारों के लिए 15 एम्पियर का सॉकेट आता है। ये 15 लिखा है, इट इज 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर का सॉकेट हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पावर सब सर्किट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। पावर सब सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं 15 एम्पियर का सॉकेट। और जहाँ पे हमारे आउटलेट है, एसी है, हीटर है, तो हम यहाँ पे 15 एम्पियर यूज करेंगे। और कई बार 30 आपको डायरेक्ट एमसीबी भी लगाना पड़ता है जब हायर करंट रेटिंग हो तो। इंस्टॉल स्विच ऑफ सॉकेट बिसाइड इट, वहाँ पे इस उसके बाजू में, सॉकेट के बाजू में स्विच होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं, तो हमको जनरल पता ही होता है कि ये सॉकेट 5 एम्पीयर या 15 एम्पीयर का प्लग है, उसके बाजू में ही उसकी स्विच है। ये जनरल प्रैक्टिस है और ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 नंबर पे सॉकेट है और 5 नंबर पे उसकी स्विच है। 1 नंबर पे सॉकेट है तो 2 नंबर पे उसकी स्विच उसके बाजू में ही होनी चाहिए। 3 पिन प्लग इज टू बी अर्थिंग, 3 पिन 5 एम्पीयर हो या 15 एम्पीयर हो, तो आपको अर्थिंग कंपलसरी करना है। इंस्टॉल स्विच इन फेस वायर ऑलवेज, आईई का जो 32 नॉर्म है, 32 उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी आपको न्यूट्रल में स्विच नहीं लगानी है, ऑलवेज आपको फेस वायर में लगानी है। आईसीडीपी, आईसीटीपी जो भी हमारा है, आईसीडीपी और आईसीटीपी वो लगाना ज़रूरी है। आईसीडीपी और आईसीटीपी ट्रिपल पोल और डबल पोल जो भी हमारा लगता है, वहाँ पे आपको यूज़ करने हैं। और गाइडलाइन थोड़ी देख लेते हैं दोस्तों।
Switches like one way, two way, intermediate switches are used as per requirement. जहाँ पे स्टेयरकेस वायरिंग है, जहाँ पे मल्टीपल टाइप से कंट्रोल होते हैं, वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच यूज करेंगे। और स्टेयरकेस में हम लोग टू वे स्विच यूज करते हैं, जहाँ पे बेडरूम में अगर कई बार दो जगह से स्विच कोई लैंप है या फैन है कंट्रोल करना है, तो हम लोग दो जगह से ऑपरेट होते हैं, तो वहाँ पे टू वे स्विच लगेगी, वो आपको पता होना चाहिए। फिटिंग्स आर प्रोवाइडेड सपोर्ट एज पर द देयर वेट। फिटिंग को उसके वेट के हिसाब से सपोर्ट देना चाहिए। आपका फैन है, ट्यूबलाइट है, लैंप है, तो उसके हिसाब से सपोर्ट ऐसा मजबूत होना चाहिए। सेफ्टी नॉर्म्स आपके सारे फॉलो होने चाहिए। हाइट ऑफ लैंप शुड बी मिनिमम 2.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। फ्लोर से कम आपकी जो लैंप की हाइट है वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो रेटिंग लैंप का उस तरह से हाई होगा। फैन ब्लेड शुड बी 2.4 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। फैन की जो ब्लेड है वो फ्लोर से 2.4 मीटर अबोव होनी चाहिए, तो आपको हवा अच्छी आएगी। और 30 सेंटीमीटर बिलो द सीलिंग, सीलिंग से कम 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज शुड बी एज पर आईएस। ये हमारा स्टैंडर्ड नियम है। हम कभी भी दिल्ली बेड हमको नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं लेने का कि ये डुप्लीकेट माल ले लिया, तो वो आपको वेरीफाई करके ऑथेंटिक शॉप से परचेज़ करना चाहिए। तो आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा और लाइफ भी लंबा रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रयास ये किया कि आपको बता पाऊँ किस प्रकार वायरिंग होता है, वायरिंग में किस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, और हमने ये भी देखा कि किस तरह के वायरिंग होते हैं, ये सारे वायरिंग हमने इसके यूज़ किया, समराइज़ किया, किस तरह के फिटिंग एक्सेसरीज़ वगैरह होती है और वायरिंग में क्या-क्या ख़्याल रखना होता है, ये हमने कोशिश की। तो आई होप आपको पता चला होगा। लेट अस होप कि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ और कुछ वायरिंग में अच्छा-सा काम करें। Thank you and keep learning.